नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। इन 100 दिनों में हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार सुर्खियों में रही है। कभी जनसंख्या वाले बयान को लेकर, तो कभी नशीली दवाओं को मुखाग्नि देने को लेकर, तो कभी मवेशी संरक्षण विधेयक को लेकर। इन 100 दिनों में खासकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप तो लगा ही, साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों से विवाद और उनके लिए कई चुनौतियां लेकर सामने आया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद से असम की राजनीति गर्मा गई थी। इसके अलावा असम में एक ऐसा विधेयक पारित कराया गया है जिसके बाद राज्य में बीफ को लेकर नए तरह के कानून बने हैं। असम विधानसभा में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया गया। इस कानून के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर बीफ खाने वाले समुदायों या मंदिर और किसी भी अन्य संस्थान के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में पशु वध की अनुमति ना दी जाए। तो इन तमाम कदमों के बाद यूपी के बाद असम को हिंदुत्ववादी के गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब कैसे रहे असम की बीजेपी की सरकार के 100 दिन और इन्हें किस नजरिए से विपक्ष देखता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रमोद स्वामी बीजेपी नेता हैं असम से, और रमन झा कांग्रेस नेता असम से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रमोद जी, आप किस तरह से मानकर चल रहे हैं? आपकी सरकार कितनी कामयाब रही? क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स 100 दिन की सरकार पर रहा? लड़का को लेके आइए, बोले वो कांग्रेस में है तो बोले उनको लेके आइए। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है प्रमोद जी? चलिए, हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ये 100 दिनों में कई चीजें ऐसी रही हैं जहां विवाद की स्थिति भी बनी है, विवादास्पद माहौल भी बना है। चाहे वो सीमा के विवाद को लेकर बात हो, या जिस तरह से जो विधेयक पास कराए हैं, जो कानून पास कराए हैं, और जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, उसको लेकर के भी विवादों में बने रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। प्रमोद स्वामी, नेता बीजेपी असम से। प्रमोद जी, 100 दिन की सरकार, कितने आप संतुष्ट हैं और जनता का क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, 100 दिन में जो काम माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने किए हैं, पिछले 5 साल में पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक बेस तैयार किया था और उस बेस के ऊपर पे आज उन्होंने एक नींव तैयार की थी। उस नींव के ऊपर में एक भव्य इमारत बनाने का जो कार्य है वो आज डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी कर रहे हैं। और गो संरक्षण बिल और उसके बाद में जो आपको 2 चाइल्ड पॉलिसी जो बिल है, जो आपको जनसंख्या नियंत्रण बिल, और उसके बाद में आपको जिस तरह से ड्रग्स के विरुद्ध में जिस तरह से अभियान चलाया गया है, विशेष करके असम पुलिस ने जिस तरह से अभियान चलाया है, और अभी जो हाल ही में जो आसाम मिजोरम जो विवाद जो हुआ था सीमा के को लेकर करके, उस विवाद को जिस तरह से उन्होंने सुलझाया है या सुलझाने का काम किया है, उससे आज उनकी जो छवि और इमेज जो है वो पूरे भारत वर्ष में निखर के आई है। और आज एक समय जो आसाम और या नॉर्थ ईस्ट को नेशनल मीडिया में उतना कवरेज नहीं मिलता था, या यहाँ के लोगों के बारे में ऐसा नहीं था कि ये लोग भारत वर्ष में किसी भी विषय के ऊपर में लीड करेंगे, लेकिन आज स्थिति बदली है। आज देखिए, आज ओलंपिक में भी आसाम की जो लीना बरगोहाई है, उन्होंने ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीता है। और उसके अलावा आज जो आसाम जो है राजनीतिक के क्षेत्र में भी, चाहे वो आपको गो संरक्षण बिल हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण बिल हो, चाहे वो आपको अन्य जो चाहे सरकारी मदरसों में अनुदान बंद करने की बात हो, प्राइवेट मदरसों को अनुदान बंद करने की बात हो, तो ये सारी जो चीजें जो हैं, ये इन पे एक वितर्क हो सकता है। हमारे विरोधियों को अधिकार है उनकी समालोचना करने का,
लेकिन जिस तरह से असम ने आगे बढ़कर करके एक उदाहरण देश के सामने पेश किया है, उससे लोगों के मन में इस बात की आशा जगी है कि नॉर्थ ईस्ट का एक प्रांत जो है असम भी आज देश की राजनीति में अपनी एक प्रमुख भूमिका आज निभा रहा है। और जिस तरह से आज कोविड को नियंत्रण करने में असम की जो पॉपुलेशन है वो करीब 3 करोड़ 40 लाख करीब असम की जो पॉपुलेशन है, उसमें आज असम में आपको ये जानकर खुशी होगी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज कोविड के टीके जो है आज लगा दिए गए हैं। तो ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से मैंने हमने जो अपनी पॉपुलेशन का 50 प्रमोद जी, रमन झा भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। हाँ रमन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द रमन जी को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। जी हाँ प्रमोद जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 50% जो पॉपुलेशन असम की है उनको टीका लग चुका है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और असम में जिस तरह से कोविड को नियंत्रण करने के लिए असम सरकार ने जिस तरह से के प्रयास किए, उन प्रयासों की आज सभी ने प्रशंसा की है। और जिस तरह से आज डेवलपमेंट के काम हुए, कल 100 दिन पूरे हुए और कल गुवाहाटी में 3 फुट पियर का इनोग्रेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री ने किया। बिल्कुल, पहले 2 दिन प्रमोद जी, जो फैंसी बाजार इलाका है वहाँ बॉटनिकल गार्डन का एक वर्क का इनोग्रेशन उन्होंने किया। तो इस तरह से हर दिन कोई न कोई विकासमूलक कार्य हो रहे हैं, कहीं न कहीं विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रमोद जी, एक छवि की भी बात चल रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बयानबाजी जो रहती हैं बिल्कुल सटीक रहती हैं, निर्भीक रहती हैं, और उनकी जो कार्यशैली है वही स्थिति मिलती जुलती असम में भी लग रही। जिस तरह से हिंदुत्ववादी अपने एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा और सुर्खियों में बने रहते हैं, तो क्या हेमंत बिश्व शर्मा को उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से देख लें, मानकर चलें कि ये भी दूसरे योगी हैं? योगी जी का अपना एक काम करने का तरीका है और हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व के हिसाब से वो अपना कर्तव्य या अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जो काम करता है वो हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा जो विजन है, उस विजन को लेकर के हम काम करते हैं। और आज अगर भारत वर्ष की जो संस्कृति है वो 5000 वर्ष से पुरानी हमारी संस्कृति है। अगर अपनी संस्कृति को लोगों के सामने रखना, अगर अपने राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए या राष्ट्र के स्वाभिमान को पुनर्जागृत करने के लिए अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखना, अगर इसको आप अगर हिंदूवादी अगर विचारधारा कहेंगे तो आप कह सकते हैं, इसमें आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये राष्ट्रवादी विचारधारा है। और हमारी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी में हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए हम अपना कार्य करते हैं और हमारी आइडियोलॉजी में इस बात का उल्लेख भी किया जाता है। आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो सीएए को लेकर अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, बीजेपी वहां इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया, क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और सीएए का कानून जो है उसके तहत क्या परिस्थितियां बनती हैं तो सभी को पता है। वही असम को लेकर बात करें तो असम में उसको अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, ये आपका अपना नजरिया है। का को लेकर के, सीएए को लेकर करके हमारी नीति बहुत बिल्कुल स्पष्ट है और ये नीति कोई आज की बनी हुई नहीं है। इसको आप अपने चश्मे से देख रहे हैं कि बंगाल में हम क्या कर रहे हैं और असम में क्या कर रहे हैं। ये बंगाल और असम को लेकर के नहीं है। का की जो नीति है वो पूरे भारत वर्ष को लेकर के नीति बनाई गई है और ये कोई आज वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की नीति और यहाँ की नीति में इतना फर्क क्यों हो जाता है। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूँ, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जो विभाजन के बाद जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख है, अगर उनके ऊपर धार्मिक अत्याचार होता है तो भारत वर्ष में वो आ सकते हैं और भारत वर्ष में जब आए
तो सिर्फ उनको रहने की सुविधा नहीं, उनकी नौकरी वगैरह की भी व्यवस्था करने का दायित्व जो है वो भारत सरकार का है। तो ये बात जो है वो महात्मा गांधी जी ने भी कही थी, और उसी का अनुसरण करते हुए आप देखिए, जब देश विभाजन हो गया तो वहाँ जो हिंदू जो रह गए थे उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, लेकिन उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए, वहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन घट गई। लेकिन उसी अनुपात में हमने जो वादा किया था कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई रह गए हैं उनको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको हम सम्मान देने का अधिकार प्रदान करेंगे, हमने यहाँ किया। हमारे यहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में वो मुस्लिम परसेंटेज जो है, हिंदुओं की वो परसेंटेज घट गई और वहाँ उनके ऊपर अत्याचार हुए। रमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी, हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आपका क्या नजरिया है, किस तरह से आप देखते हैं, कैसे रहे 100 दिन? पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने 5 वर्ष में जो विकास की नींव को रखा था, उसी नींव के ऊपर में आज एक भव्य इमारत बनाने का कार्य जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री का ये लक्ष्य है कि असम भारत के 5 विकसित राज्यों में असम शुमार हो, और उसी दिशा में हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के तहत हमारी सरकार जो काम कर रही है। और हमारी जो आइडियोलॉजी है, दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहते हैं अंत्योदय की बात, अंत्योदय का मतलब हुआ कि सत्ता का सुख जो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। वहाँ किसी जाति, धर्म और भाषा की बात नहीं है, जैसे कि आपने चर्चा के शुरू में कहा। लेकिन हाँ, विचारधारा की जब बात आती है तो 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति की बात करना कोई सांप्रदायिकता नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल मौसम भी आज खराब है और तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह की समस्याएं लगातार सामने आती रहती हैं। प्रमोद जी, आप अपनी बात जारी रखिए। मैं यही कह रहा हूँ कि 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति की बात करना सांप्रदायिकता नहीं है, ये हमारा एक नजरिया है। और एक जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात जो हमारे विरोधी करते हैं, कांग्रेस या वामपंथी, उनका जो सेकुलरिज्म है वो सीडो सेकुलरिज्म है। वो छद्म धर्मनिरपेक्षता में वो विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, जहाँ विभिन्न मतों के द्वारा, विभिन्न जो आपकी आस्था है उसके द्वारा आप प्रार्थना या पूजा या उपासना पद्धति आपकी अलग हो सकती है। लेकिन जब बात अखंड भारत की जब आती है, जब बात आती है भारत माता की सेवा की, भारत माता के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने की बात जब आती है, तो वहाँ हम सबकी एक ही विचारधारा है कि भारत को कैसे पुनः विश्व गुरु के रूप में हम प्रतिष्ठित करें, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम काम करते हैं। हाँ, ये बीच बीच में आरोप लगाया जाता है हमारे विरोधी हिंदू मुस्लिम की बात करते हुए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, उनके पूर्वजों का डीएनए और उनका जो आज मुस्लिमों का डीएनए है, वो हमारा डीएनए, दोनों का डीएनए एक है। वो उस समय आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया और वो मुट्ठी भर लोग आए थे, लेकिन उसके बाद में लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके उन लोगों ने उनका कन्वर्सेशन करा दिया, उनका धर्मांतरण करा दिया, जिससे उनकी उपासना पद्धति अलग हो गई। उससे हमें कोई विरोध नहीं है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन भारत माता का मंदिर सबके लिए एक है। और भारत माता की आराधना करना, भारत माता को पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना, यही हमारी विचारधारा है। इस विचारधारा को अगर कोई सांप्रदायिक कहता है तो वो कहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। जो सब एक आरोप लगा कि सीमा विवाद को लेकर के भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सीमा विवाद जो है वो काफी पुराना है। वो ये जो मैंने मिजोरम की जो सरकार है वो 1875 के नोटिफिकेशन को वो मानने की बात कहते हैं कि 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर सीमा विवाद का जो है वो उसको समाधान किया जाए। और आसाम सरकार जो कहती है वो कहती है कि 1933 में जो नोटिफिकेशन हुआ था, जिसके आधार पर कछार जो असम का एक जिला जो था उसको उसी के आधार पर कछार के एक जिले को जो मिजोरम की सीमाओं को निर्धारण किया गया था 1933 के नोटिफिकेशन के आधार पे, उस आधार पर हम जिस आधार पर मिजोरम स्टेट बना, उस आधार पर 1933 के नोटिफिकेशन के आधार पर हम इसकी समस्या के समाधान की बात करते हैं। लेकिन चूंकि मिजोरम जो है वो
भारत का ही एक अभिन्न अंग है और असम भी भारत का ही एक अभिन्न अंग है। तो दोनों स्टेट के बीच में जो भी समस्या है, मेरे ख्याल से दोनों मुख्यमंत्री काफी मैच्योर्ड है और हमारे जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी, वो उनके पास में बिल्कुल इसको समाधान करने के लिए एक रोड मैप है और दोनों मुख्यमंत्री बैठ कर करके लेन देन की भावना से और भारत के हितों को मद्देनजर रखते हुए इस मुद्दे को समाधान करने में सक्षम होंगे। लेकिन आप सोचिए 1933 और 1875 से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन 60-70 सालों तक इन्होंने, जो हमारे जो विरोधी है, इन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया और आज एकाएक वो कह रहे हैं कि इस समस्या को समाधान करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है। तो आपने 70-80 साल क्या किया? आप जैसे आर्टिकल 370 देखिए, एक टेम्पररी कानून था आर्टिकल 370, वो भी 70 वर्षों तक हमें ढोना पड़ा। पहले जब हम एक समय राम मंदिर की बात करते थे तो हमारे विरोधी कहते थे कि आप तारीख बताइए, और ये है भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लोग कहते हैं मंदिर कभी नहीं बनेगा। लेकिन हमने संवैधानिक बाधाओं को दूर करते हुए राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक उसी तरह 3 तलाक में जो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, उनको तलाक के नाम पर जिस तरह से उनकी अस्मिता के साथ, जिस तरह से उनके स्वाभिमान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जाता था, मोदी जी ने उसको बंद किया और कानून लेकर आए और आज हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों को एक सम्मान से जीने का अधिकार जो है, स्वाभिमान से जीने का अधिकार जो है, मोदी जी ने प्रदान किया। तो ये सारे काम इसके पूर्व जो हमारे जो विपक्षी थे वो भी कर सकते थे जब सत्ता में वो 60-70 साल रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रमोद जी, अश्विनी हांडा जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी, असम सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं, किस तरह से आप देखते हैं? अश्विनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क फिर से नहीं हो पा रहा है। दरअसल इस तरह की तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं, मौसम की वजह से भी हो जाती हैं, नहीं जुड़ पाते हैं। टीम से मैं कहूँगा कि आप प्रयास करते रहिए। बाकी जिस तरह से आसाम को अब 100 दिन हुए हैं, उस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। प्रमोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद जी, अब का असम और पहले का असम, कितना फर्क आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से जो कानून पास किए गए हैं, जो नई चीज़ें वहाँ पर लाई गई, नए नियम वहाँ पर बनाए गए, उसके बाद अब क्या स्थिति आपको लग रही है कि पहले के असम की सूरत और अभी के असम की सूरत में कितना फर्क है? हाँ, पहले के असम में और आज के असम में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर में जब मैं बोलता हूँ तो मैं इसलिए कहता हूँ कि एक नया असम है और ये एक नया भारत है। तो आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के विकास के लिए, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, जिस तरह से उन्होंने यहाँ फंड का एलोकेशन किया है, जिस तरह से हर हफ्ते 10 दिन में एक केंद्र मंत्री आकर के आसाम का भ्रमण करता है और यहाँ रह करके प्रवास कर करके यहाँ की समस्याओं को समझ करके उनके समाधान का जिस तरह से प्रयास करता है, और जिस तरह से आज पिछले 6 सालों में आसाम की या नॉर्थ ईस्ट की एक समय जो पहचान थी वो आतंकवाद से होती थी। यहाँ आतंकवादी गतिविधियों का यहाँ बोलबाला था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बातचीत के द्वारा आतंकवाद की समस्या को काफी हद तक यहाँ नियंत्रण किया, उसका समाधान किया और आज आसाम की जो पहचान है वो विकास से हो रही है। आसाम की पहचान जो है, आज ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पदक लेकर के आ रहे हैं और इस तरह से आसाम जो है आज भारतवर्ष का नाम जो है विश्व में आज आसाम जो है भारत का नाम पूरे विश्व दरबार में। चलिए प्रमोद जी, अश्विनी हांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। असम सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं, आपको क्या लगता है कितना बेहतरीन असम बदला है? क्या उसमें बदलाव हुए हैं? क्योंकि बीजेपी ने काफी तारीफें की हैं कि 100 दिन की सरकार में असम को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विडंबना ये है कि सिर्फ ये टीवी चैनलों के ऊपर अपने विकास को बताते हैं, लेकिन अगर जमीनी सतह पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल हुई है, चाहे वो राज्यों की सरकारों हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। 100 दिन में इन्होंने ऐसा क्या किया, ये देश के सामने जो है ये सिर्फ इनको गुमराह करने की बात कर रहे हैं।
जात पात के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। और इन्होंने एक बात कही थी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ विश्व शर्मा जी को, कि इन्होंने कहा था कि हम सभी को नौकरी देंगे। वो ये कहकर इन्होंने पहला वक्तव्य जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो ये कहा गया, लेकिन कहाँ और कितनी नौकरियां दी गई, ये प्रश्न है आज विश्व शर्मा जी से और भारतीय जनता पार्टी से, कि देश को बताए कि जिस तरीके से बेरोजगारी के चलते देश की तबाही की है, देश को बेरोजगार किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा। प्रमोद जी। हाँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में जो विधानसभा का सत्र जो समापन हुआ है, उस सत्र में उन्होंने कहा है कि हम नौकरियां का जो हमने वादा किया है वो नौकरियां हम गिन गिन करके नौकरियां देंगे। आप चिंता मत करिए, जो वादा जो हमने किया है, हमारे वादे आपकी तरह सिर्फ वादे नहीं रहे। हमने आर्टिकल 370 को हटाने की बात की, हमने आर्टिकल 370 हटाया, हमने राम जन्मभूमि की बात की, हमने राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, हमने 3 तलाक की बात की, हमने 3 तलाक पर हम बिल लेकर के आए, हमने आसाम में नौकरियां देने की बात की है, तो उसके लिए भी हमारे रोड मैप है। और कहाँ कहाँ कितनी नौकरियां देंगी, ये जो अभी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये आसाम से नहीं है, इसलिए इनको आसाम के बारे में इनको हेलो जी जी हेलो इनको आसाम के बारे में इनको जानकारी नहीं है। जो आसाम के नेता है उन लोगों से पूछिए। हमने बिल्कुल पेपरों में एडवर्टाइजमेंट दिया है, और जो भी बात हमने कही है विधानसभा के पटल में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दृढ़ता से इस बात को रखा है कि नौकरियां हम आपको गिन गिन के देंगे और आप गिनती कर लीजिएगा, और जितनी नौकरियों का हमने वादा किया है वो नौकरी हम जरूर देंगे। आपने पिछले 60-70 साल में मेरा एक प्रश्न है जी दिनेश जी, मेरा प्रश्न है प्रवक्ता से भारतीय जनता पार्टी के, कि मैं असम से नहीं हूं तो मैं प्रश्न नहीं कर सकता हूं। ये कौन सा जो है इनका जवाब देना है। समीर पात्रा जी पूरे देश के लिए जो है वो प्रवक्ता बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं असम से नहीं हूं तो मैं असम की बात नहीं कर सकता हूं। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां जो है सालाना जो है वो देश के युवाओं को देंगे। मैं जवाब दे दूं महोदय, मैंने ये नहीं कहा कि आप आसाम से नहीं है तो प्रश्न नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप आसाम से नहीं है तो आपको अभी जो हाल ही में जो विधानसभा सत्र हुआ उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा उसकी जानकारी नहीं है। हमने जो वादा किया नौकरियों देने का, उस वादा को कहते हैं ना। मैं तो ये मेरा प्रश्न जो है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, करती नहीं है, क्योंकि आप प्रपोजल बनाते हो, प्रपोजल इम्प्लीमेंट नहीं होते। आपके नेता तो इंदिरा जी ने कब कहा था गरीबी हटाओ, आपने गरीबी हटा दी क्या? 1985 में आपके नेता आज आपको पता है गरीबी का डाटा क्या है? आपने 23% मिडिल क्लास लोगों को भी गरीबी में धकेल दिया है आपकी सरकार के चलते। 23% जो मिडिल क्लास है वो आज गरीबी में ग्रस्त हो गए और बीपीएल श्रेणी में चले गए हैं। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने स्वयं दिया है, 80,000 करोड़ का क्लेम करके कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है वो हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं। तो मोदी आज आप ये स्पष्ट करें कि आप भारत के निवासियों को बीपीएल श्रेणी में धकेल रहे हैं या उनके रोजगार के लिए की कोई व्यवस्था करें, देश ये जानना चाहता है। आपकी बातें हमने टीवी चैनलों पे बहुत सुनी, आपके दावे बहुत सुने, लेकिन दावे धरातल पर साबित नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ ये जुमले दिखाई देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी हर साल जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री लोगों को जुमले दिखाते हैं। देश की स्थिति ये है कि जहां देश का एक सर्वे आया है जिसके अंदर देश जो लोग जिस खुशहाल है उसमें हम अब 70 में से 52वें नंबर पे पहुंच गए हैं। बदहाली से बदहाल जो आज देश का नागरिक जो है वो बदहाली झेल रहा है, बेरोजगारी पूरे चरम पे है, हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं ये देश को बताइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शर्मा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें सरकार साफ तौर पर कह रही है कि जिस तरह से वादे किए गए थे उनको पूरा किया जा रहा है, और जो तमाम तरह के नए एक्शन, खास करके जो मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंदुत्व का चेहरा बन रहे हैं, वैसे ही असम में
हेमंत बिश्व शर्मा भी एक हिंदुत्व का चेहरा बन रहे हैं और असम उसी की वजह से सुर्खियों में भी आना शुरू हो गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।